हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बेदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का बड़ा रोल होता है, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही पूछे जाते हैं। तो अपना बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? ये चार ऑप्शंस हैं, आप सही जवाब देने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक से है। धातव्य है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल कुर्ती के नाम से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इनका चयन 1863 में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। अब ये क्वेश्चन है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी। तो ये नहीं, गलत है ये। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी गलत है। सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुचेता कृपलानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की लेक्चरर थी। इनका वर्ष 1936 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य जेबी कृपलानी से विवाह हुआ था। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल गईं। वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, कहाँ की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की सदस्य तथा बाद में लोकसभा की सदस्य भी रहीं। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो थे। यह आंदोलन वर्ष 1828 ईस्वी में बंगाल में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षा, सरकारी नौकरी में उच्च वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नियुक्त करवाना था। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। वर्ष 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज वर्ष 1906 में कोलकाता में पारसी बागान चौक, जिसे ग्रीन पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसमें फहराया गया था। इस ध्वज में लाल, पीला एवं हरे रंग की 336 पट्टियां शामिल थीं।
वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया था, जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? ये चार ऑप्शंस हैं, आप सही जवाब देने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है, जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना माफ कीजिए भारत में राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम बंगाल से आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई, तो 1875 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। और अभी क्या पूछ रहा है कि किसके द्वारा हुई? तो ये चार ऑप्शन हैं, आप देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुई थी। वर्ष 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। ये भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस संगठन का उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना तथा उनमें राजनीतिक चेतना फैलाना था। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। यह एक अभियंता, सर्वेक्षक एवं मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। वर्ष 1815 में भारत का पहला प्रधान सर्वेक्षक बनाया गया था। वह वर्ष 1821 तक इस पद पर कार्यरत रहे। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था। विदित है कि खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी या सीमांत गांधी या बाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन और रह गया है शुरू में, उसे और देख लेते हैं। ये ठीक है, इसका आंसर दिख रहा था। ठीक है, अभी ये पेज नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन देख लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने मुंडक उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था, जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था?
ये ऑप्शन है, देख लीजिए अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो इसका आंसर सेम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। किसने? लॉर्ड वेवेल ने आमंत्रित किया था, किस लिए? भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए। कब? 1946 में। 2 सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्य शामिल थे। लॉर्ड वेवेल के कहने पर 5 सदस्य मुस्लिम लीग से इसमें सम्मिलित हुए, तब सदस्यों की कुल संख्या 14 हुई। कांग्रेस के 3 लोगों ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिमला। शिमला क्या थी? ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। 1864 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। शिमला ठंडी जलवायु, सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों, हिमाच्छादित पहाड़ियों, चीड़ और देवदार के जंगलों और शहरी भूदृश्यों के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1959 ईस्वी में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने की थी। इस दल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोध किया और लाइसेंस व परमिट राज को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, डैश शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 16वीं। 16वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। माफ कीजिए, माफी चाहूंगा, इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, 18वीं। 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक का विवरण देता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के राजवंशों की जानकारी प्रदान करता है, तथा आधुनिक काल 1707 ईस्वी से वर्तमान काल तक का विवरण प्रस्तुत करता है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। ये कौन थे? संपूर्ण क्रांति के पक्षधर। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने डैश की स्थापना की
समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये चार ऑप्शन है, आप सही जवाब बताइए क्या है इसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डूरंट रेखा। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने डूरंट रेखा की स्थापना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्सलबारी विद्रोह नहीं था। बाकी देखिए, फकीर एवं सन्यासी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध था। इंडिगो विद्रोह और संथाल विद्रोह भी। नक्सलवादी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। नक्सलबारी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी सब डिवीजन का एक सबसे छोटा सा कस्बा है, जहां 1967 में सशस्त्र क्रांति के विचार वाले नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महानगर यानी मेट्रो सिटी का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। यह भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। इस नगर की स्थापना तोमर वंशी राजा अनंगपाल तोमर ने की थी। कालक्रम में इस नगर पर चौहानों, अरबों, मुगलों तथा अंग्रेजों का आधिपत्य रहा। अगला क्वेश्चन, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर को। अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार 13 अप्रैल वर्ष 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर को विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बर्फ से ढके सियाचिन को दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना युद्ध क्षेत्र माना जाता है। हजारों पाकिस्तानी और भारतीय सैनिक यहां तैनात हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर अपना अधिकार जताते हैं। सियाचिन विवादित कश्मीर सीमा से सटा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नियमाल अले भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम को भारत के पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नियमाल अले कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नियमाल आले कहा जाता है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। वर्ष 1975 में सिक्किम राज्य को भारतीय गणराज्य के 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसकी राजधानी गंगटोक है।
डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को एक्सप्लेन किया जिनका उपयोग पहले शिलालेखों के लिए किया जाता था। लिपि प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। लिपियां कई प्रकार की होती हैं जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को एक्सप्लेन करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। वर्ष 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला का ज्ञान जेम्स प्रिंसेप ने कराया। अशोक ने अपने लिखों की लिपि धम्मा लिपि को नाम दिया और इस लिपि को आज ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि को बैक्ट्रियन, इंडो बैक्ट्रियन आदि के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत भाषाओं में लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि में संयुक्त अक्षर कम मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने तथा इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के शिलालेखों ब्राह्मी लिपि में जो लिखे गए थे इनकी व्याख्या की थी। तो इसका सही जवाब है वर्ष 1837 में। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी इनकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। अशोक के शिलालेखों की खोज वर्ष 1750 ईस्वी में पाद्रे टी फेंतलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। वर्ष 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1866 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कहा? लंदन में। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना। 22 मई 1869 को बंबई में इसकी शाखा स्थापित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे जमशेद जी जीजी भाई और सचिव थे फिरोज शाह मेहता एवं HVM बागले। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ऑप्शन बी, बाल विवाह को निषेधित करना। ये किसका उद्देश्य था? ये था प्रतिज्ञा आंदोलन का। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी स्थापना MG रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ से संबंधित था। इन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसकी शुरुआत वर्ष 1887 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी एक महान व्यक्ति, कानून निर्माता, विचारक, उद्योगपति और राजनीतिज्ञ थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी याद किया जाता है। ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों की सही जानकारी देने के लिए वर्ष 1866 में लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले वे पहले भारतीय बने थे। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? ये चार ऑप्शन हैं, आप बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। किसको? चंपारण आंदोलन को। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध था। नील की खेती के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सबसे प्राचीनतम है, क्योंकि पूना पैक्ट हुआ था, ये हुआ था 1932 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 1919 में। तो सबसे प्राचीनतम कौन सी होगी? जो सबसे पहले हुई। सबसे पहले कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन, कालानुक्रम ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1 अगस्त और 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त और 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 अप्रैल 1930। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले यही हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इन स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम सही है? अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, तो एक बार देख लीजिए आप कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। बंगाल विभाजन 1905 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और असहयोग आंदोलन 1920-22 में। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन देख लीजिए आप। तो इनमें सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? चंपारण आंदोलन। फिर
जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। नील की खेती के विरोध में चंपारण आंदोलन को बिहार के चंपारण से शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं कि भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा। तो सन 1919 से 1922 तक दो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए थे। ये आंदोलन थे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यह 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। यहां पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब? 1929 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, साइमन कमीशन भारत आगमन 3 फरवरी 1928, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? संस्कृति मंत्रालय के। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना होता है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती हैं। ठीक है, तो अभी आप देख लेना, चेक कर लेना कौन है। ठीक है, ये मुझे अभी ध्यान नहीं है कि फिलहाल में कौन है। हो सकता है यही हो या फिर चेंज हो गई हो। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रगीत की रचना की थी। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था हमारा। इसकी डिटेल देख लेते हैं, यहां से आगे हम फिर कल करेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसके प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में जबकि शेष पद बांग्ला भाषा में थे। सन 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन के समय इस गीत को राष्ट्रीय एकता के रूप में गाया गया। यह रातों रात यह गीत बंगाल का राष्ट्रीय गान बन गया। उल्लेखनीय है 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया।
तो यहाँ से आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।